नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिनों के असम दौरे के बाद आज छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। राजधानी रायपुर में एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि असम कांग्रेस ही जीतेगी। उन्होंने गठबंधन को 100+ सीटें मिलने का दावा किया। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ने और घरों की अर्थव्यवस्था बिगड़ने की बात कही। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पूल में धान लिए जाने को लेकर कहा कि हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार धान खरीदेगी। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम जनता से किए सभी वादा पूरा कर रहे हैं। अमित शाह जी यही 65+ बोल के गए थे और मैंने कहा था कि 65+ हमारा होगा और रिजल्ट देख लीजिए वही हुआ। वहाँ भी अमित शाह जी 100+ बोल के गए हैं। हमारा जो गठबंधन है वो 100+ हमारा आएगा। न केवल पेट्रोल के, डीजल के, बल्कि LPG गैस के भी भाव बढ़े हैं और उसके साथ साथ महंगाई बढ़ेगी, घर का अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। अभी जैसे 24 लाख मीट्रिक टन लिए हैं, बाद में बढ़ जाता है या नहीं लेते, आखिरी समय में मालूम बिल्कुल मना ही कर दे। हम तो उम्मीद करते हैं कि मिलेगा। तो उस स्थिति में एक अपने के लिए देखना ये है कि राज्य को कम से कम हानि हो, उस रास्ते को हम लोगों को अख्तियार करना पड़ेगा। जो वादे हमने किए हैं वो हम पूरा कर रहे हैं। तो मेजर जितने भी हमने लोगों से वादा किया था वो अधिकांश पूरे हो गए हैं। जो बचे उसे भी पूरा करेंगे। अब कोरोना काल आ गया तो इस कारण से बहुत सारी चीज़ डाइवर्ट हुए। कोरोना महामारी के चलते 11 महीनों तक बंद रहने के बाद छत्तीसगढ़ के स्कूल दोबारा खुले तो सही, लेकिन खुलते ही नई चिंताएं सामने आ गई हैं। राजनांदगांव, अंबिकापुर और सूरजपुर में स्कूल के टीचर, कर्मचारी और छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एक बड़ी चिंता ये खड़ी हो गई है कि स्कूल खुला रहने दिया जाए या फिर से बंद कर दिया जाए। ताजा हालात को लेकर विपक्ष ने जहां राज्य सरकार की अधूरी तैयारी को लेकर हमला बोला है, तो वहीं सरकार इसे छात्र हित में लिया गया फैसला बता रही है। कोरोना काल में खुले स्कूल खुलते ही बढ़े कोरोना के मामले। फैसले पर उठे सवाल, क्या फिर बंद होंगे स्कूल? छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलते ही कोरोना के नए मामलों ने हाहाकार मचा दिया है। एक के बाद एक कई शहरों में स्कूल में बच्चे, शिक्षक और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिसे लेकर हड़कंप मचा है। राजनांदगांव जिले के एक निजी स्कूल में 24 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सूरजपुर जिले के मिडिल स्कूल में 2 बच्चे कोरोना पीड़ित मिले। वहीं अंबिकापुर सैनिक स्कूल में एक साथ 8 अधिकारी और शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिस तरह प्रदेश के स्कूल खुलने के बाद संक्रमण के केस बढ़ते दिख रहे हैं, इसे लेकर डॉक्टर अब कहीं अधिक सतर्कता की बात कहते हैं। जो वहाँ का स्टाफ है, कर्मचारी हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ अन्य कर्मचारी हैं, उनको पॉजिटिव निकले हैं। टोटल अभी तक 8 लोगों को पॉजिटिव निकला। कोरोना संक्रमण के बीच स्कूल खोले जाने और स्कूलों में कोरोना फैलने के बाद सरकार के इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। कोरोना महामारी के बीच स्कूल खोलने का फैसला क्या जल्दबाजी में लिया गया? कोरोना के खतरे से कैसे निपटेंगे स्कूल? संक्रमण बढ़ा तो क्या है बी प्लान? क्या हालात के आकलन में चूक गई सरकार? सवाल ये भी, अगर ऐसे ही केस मिले तो क्या फिर बंद होंगे स्कूल? जाहिर तौर पर ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें लेकर विपक्ष फिलहाल सरकार पर हमलावर है। बच्चों को एक को इन्फेक्शन हुआ तो समूह में बैठते हैं तो पूरा का पूरा क्लास और पूरा का पूरा समूह इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए छोटे बच्चों को स्कूल में और सावधानी रखना चाहिए और वक्त लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ आज बेहतर स्थिति में नहीं है। इस बात को भी सरकार को समझना चाहिए। उस पर नियंत्रण अगर होता है तो स्कूल खोलने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी मैं नहीं समझता कि अभी छत्तीसगढ़ के अंदर में कोरोना नियंत्रित हो गया, पूर्णतः समाप्त हो गया, ये कहना भी बेईमानी है। सरकारी स्कूलों की हालत इतनी गंदी है कि पिछले साल भर से बंद पड़े हैं स्कूल। 9 महीने 11 महीने से बंद पड़े हैं। तो साफ सफाई रंग रोगन करने के बाद ही स्कूल खोला जाना चाहिए था। बाहर दिन में कम से कम 2 बार उसका सैनिटाइजर होना चाहिए। हालांकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव विपक्ष के इन आरोपों को सही नहीं मानते। उनका तर्क है कि सतर्कता के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। कई राज्यों में इस प्रकार से हुआ फिर खोलें, लेकिन छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए
क्योंकि खासकर जो प्रैक्टिकल करते हैं और उनको ये बिना क्लास अटेंड किए प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं, ऑनलाइन तो प्रैक्टिकल होता नहीं। देखते हैं कहाँ कहाँ क्या हुआ है और उनको स्कूलों में बंद करके या उन क्षेत्रों में जहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है तो निश्चित रूप से उसको तो बंद रखा ही जाएगा। नहीं भेजने में भी सरकार के ऊपर ये दबाव था कि आप पढ़ाई नहीं हो रही, भेजने में भी ये दबाव है कि संक्रमण फैल सकता है। तो इस बीच में बच्चों के पढ़ाई के हित को देखते हुए ये स्कूल खोले गए थे। एहतियात के अलावा इस परिस्थिति में भी कोई दूसरा विकल्प नहीं। जाहिर है राज्य सरकार ने कोरोना की तमाम गाइडलाइंस के साथ 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को स्कूल आने का आदेश जारी किया। राजनांदगांव, अंबिकापुर, सूरजपुर के स्कूल में कोरोना के केस सामने आने के बाद IBC 24 टीम ने राजधानी रायपुर के अलग अलग स्कूलों का जायजा लिया। क्लासरूम में बच्चे तो दिखे, लेकिन सभी के चेहरे पर चिंता साफ साफ नजर आई। करीब साल भर के इंतजार के बाद स्कूल खुले हैं, लेकिन स्कूल खुलने के बाद अब चूंकि संक्रमण के 1-2 केसेस आए हैं, लिहाजा ये जानना जरूरी हो गया है कि स्कूलों में किस तरह के प्रिकॉशन रखे जाएं। आप बताओ कि ये जो स्कूल खुलने के बाद जो संक्रमण वाली बातें आ रही हैं, क्या उसे सुनकर के डर लगता है कि स्कूल बंद हो जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए? स्कूल तो बंद होना नहीं चाहिए, बल्कि ना ये जो पालन है उसको रेगुलर रख के सैनिटाइजर देना, चेकिंग करना, 1 डिस्टेंस रहना, सोशल डिस्टेंस वो रहना चाहिए। बस स्कूल नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि अभी 10th के बोर्ड है, एग्जामिनेशन, उस कारण। आप कैसे बच्चों को संभाल रही हैं, कैसे निर्देश दे रही हैं और कोरोना प्रोटोकॉल्स का फॉलो हो ये कैसे इंश्योर कर रही हैं? सर, हम कोरोना को देखते हुए हम पूरे ध्यान दे रहे हैं। जैसे ही बच्चे एंटर करते बच्चे, तो हमको पहले उनके सैनिटाइजर कर लेते हैं और ऑक्सीमीटर की सहायता से उनका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। यदि थोड़ा भी बच्चा यदि सर्दी खांसी हो, उनको एंट्री करने नहीं देते और बिना मास्क के भी बच्चों को हम एंट्री करने नहीं देते। हम अभी मौजूद हैं राजधानी के दानी स्कूल में और देखने आए हैं कि किस तरह से कोरोना के बाद जो स्कूल खुले उसमें प्रोटोकॉल्स का फॉलो किस तरह से किया जा रहा है और किस तरह से क्लासें अरेंज की जा रही है। तस्वीरों में देखिए एक बेहतर व्यवस्था ज़रूर दिख रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस फॉलो करते हुए और पर्याप्त इन्होंने स्पेस दी है टेबल के बीच में, जिसके चलते लग रहा है कि जो डिस्टेंस के साथ बच्चों को बिठाने का सिस्टम है वो बहुत अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। बच्चे भी समझते हैं, लेकिन कभी कभी कोई चूक हो जाती है। श्योर करे कि ये चूक ना हो और जो सिलसिला 11 महीनों के बाद शुरू हुआ एक तरह से फिर से पढ़ाई शुरू करने का स्कूलों में, वो टूटे ना, इस बात की चिंता सभी करते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। ठीक 1 महीने में ही जिला शिक्षा विभाग बैकफुट पर आ गया है। 1 महीने पहले जिला शिक्षा अधिकारी ने 240 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने का फरमान जारी किया था, जो अब वापस ले लिया गया है। स्कूलों की मान्यता रद्द करने वाले पुराने आदेश को रद्द करने के लिए नया आदेश जारी किया गया है। इस नए आदेश में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी के जारी आदेश पर भी सवाल उठे हैं। खास बात यह है कि मान्यता खत्म करने के आदेश की प्रक्रिया को ही नए आदेश में गलत ठहराया गया है। पुराने आदेश में जो नियम और कानून का हवाला दिया गया था उसके हिसाब से प्रक्रिया को गलत मानते हुए सभी स्कूलों को बहाल कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने नए आदेश का स्वागत किया है। दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकायों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। भिलाई नगर निगम को छोड़कर बाकी निकायों में वार्डों का आरक्षण हो चुका है। वहीं रिसाली नगर निगम पर इस बार भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का ध्यान टिका हुआ है। पहली बार निगम बनने के बाद के कारण कांग्रेस और भाजपा नेता इस पर अपना कब्जा चाहते हैं। दुर्ग जिले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का विधानसभा क्षेत्र होने की वजह से उन्होंने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज सेक्टर 9 स्थित निवास रिसाली नगर निगम क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और कांग्रेस नेताओं की बैठक लेकर उन्हें रिसाली नगर निगम में जीत दिलाने के लिए एकजुट हो जाने की अपील की। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच चल रहे मतभेद को दूर करने के लिए कहा। सिलाई मशीन जनरल चर्चा जो संगठन का या अपने क्षेत्र में करते हैं वही बात की है कि सबको मिलजुल कर काम करना है, बढ़िया काम करना है, ताकि बहुत माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बड़ी सहजता से हमको उन्हें निगम दे दिया है। तो पहला चुनाव है तो अधिक से अधिक पार्षद और महापौर अपना बना लें, ताकि रिसाली की जनता की जो आवश्यकता है उसके अनुसार हम लोग काम कर सकें।
जांजगीर में उद्योग और वाणिज्य विभाग ने जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत शामिल हुए। साथ ही उद्योग मंत्री कवासी लखमा और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कार्यक्रम में शिरकत किया। उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तहसील और विकासखंड स्तर पर उद्योग लगाने की दिशा में प्रयास कर रही है, जिससे रोजगार बढ़े। इसके लिए जांजगीर चांपा जिले में 60% छूट और सरगुजा बस्तर में 100% तक की छूट दी जाएगी। साथ ही उद्योग लगाने के लिए रियायती दरों पर भी जमीन दी जाएगी। टीएस सिंहदेव ने उद्योग और रोजगार दोनों साथ साथ बढ़ने की बात की, जबकि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सुझाव दिया कि बड़े उद्योगों के साथ ही लघु उद्योगों को भी आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जाए। यहाँ के उद्योग विभाग का संबंध आम जनता के साथ नहीं है। जब तक अधिकारियों का संबंध आम जनता के साथ बेहतर ना हो, नहीं कर पाएंगे। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद 2020 में जो नीति बनाए, हम लोग पूरे देश में, तेलंगाना, महाराष्ट्र में सब जगह घूमकर हिंदुस्तान में पहला नीति बनाए। यहाँ के उद्योग लगे, यहाँ के लोगों को फूड प्रोसेसिंग को लाभ मिले, रोजगार मिले, पलायन मत हो। ये सरकार, हमारे जो सरकार है, उनको पालन कर रहा है। हम और उद्योग खोल के अर्थव्यवस्था को रोजगार के अवसरों के साथ परिवारों को आगे ले जाने का संकल्प या दृश्य जो हमारे सबके मन में रहता है। नए कृषि कानून और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस ने पदयात्रा की। देवभोग में हुई कांग्रेस की 10 किलोमीटर की पदयात्रा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए, जहां उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार को जमकर घेरा। साथ ही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। महासमुंद जिले में भी कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली और जिले के चारों विधायक पदयात्रा में शामिल हुए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। देवभोग और महासमुंद की तस्वीरें कृषि कानून के विरोध में और किसानों के समर्थन में ये पदयात्रा कांग्रेस ने निकाली। प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ कल भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा विरोध प्रदर्शन करेगी। रायपुर, दुर्ग, भिलाई के 4 संगठन जिला इकाइयों से महिला मोर्चा के सदस्य और पदाधिकारी राजधानी रायपुर में जुटेंगी और बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन करेंगी। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक धरना दिया जाएगा। इसके बाद महिलाएं राजभवन जाएंगी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के लिए राज्य की लचर कानून व्यवस्था को जिम्मेदार मानते हुए महिला मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेगा। धरना प्रदर्शन और रैली को धारदार बनाने के लिए शुक्रवार को प्रदेश भाजपा के कई दिग्गजों ने महिला मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी के अलावा विरोध प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी समेत दूसरे बड़े नेता भी शामिल होंगे। इस तरह से छत्तीसगढ़ में अनाचार की घटनाएं बढ़ी हैं, बालिका अनाचार, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। निश्चित तौर पे एक बहुत छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गंभीर विषय है और चिंतनीय विषय है। सभी जिलों में भी यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा और रैली के माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे। 4 मंजिले ऊंचे बीएसयूपी मकानों में काम चलाओ सीढ़ियों और बाउंड्री वॉल नहीं होने की वजह से आए दिन गिरकर लोगों की मौत हो रही है। रायपुर के कचना बीएसयूपी की बात करें तो 4 फरवरी को यहां सीढ़ी से गिरकर 4 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि गुरुवार को एक युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। अब तक यहां सीढ़ियों से गिरने से 8 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। बीएसयूपी परिवार की महिलाएं हर दिन घरेलू काम के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं। ऐसा क्यों है, आपको दिखा रहे हैं। हम कचना बीएसयूपी कॉलोनी के मकानों के ऊपर खड़े हैं। 4 मंजिल ऊंची है ये बिल्डिंगें और आप देखेंगे तमाम यहाँ कपड़े सूख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे और महिलाएं खतरे में कैसे अपनी जान डाल रही हैं वो आपको पहले दिखाते हैं। खौफनाक दृश्य आप देखेंगे कि करीब हम लोग 60 से 70 फीट ऊपर हाइट पर हैं और ये देखिए आप, ये एक ही रास्ता है आने पे। वैसे जो हाउसिंग बोर्ड या नगर निगम कहता है कि यहाँ पर छत नहीं है, लेकिन इनकी अलग समस्याएं हैं। कुछ ज़रूर बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण ये जान खतरे पे डालकर इनको हर दिन ऊपर आना पड़ता है। और आपको बता दें कि ऐसा 10 लोग की यहाँ पर मौत हो चुकी है ऊपर गिरने से। तो अभी एक महिला चढ़ी है, इनसे ही बात करते हैं।
आप लोग इतना खतरा उठाकर ऊपर आते हैं, क्या कारण है? नीचे में तो जगह नहीं है कपड़ा सुखाने के लिए, इसीलिए छत के ऊपर बार बार आना जाना पड़ता है। पानी के लिए भी देखने के, टंकी में पानी आ रहा है नहीं आ रहा है उसको भी देखने के लिए आना पड़ता है सर। इसीलिए हम लोग बहुत ऊपर चढ़ना उतरना करते हैं। परेशानी बहुत है यहाँ की, कपड़ा डालने के लिए जगह नहीं है, नीचे भी जगह नहीं है। देखिए और भी लोग हैं, देखिए महिलाएं लगातार आ रही हैं। क्या आप लोग को यही रास्ता आने जाने के लिए? यही रास्ता है। हमार मन घर गैस नहीं है, लकड़ी फाटा जलाए के साधन नहीं है रखे के, ऊपर छत में रखथन। हाँ, ये अभी बच्ची की भी मौत हो गई थी, बताने कितने लोगों की मौत यहाँ लगभग? 4-5 जन के हो गए। और हाँ, बच्चे लोग सुधरते नहीं भैया, दिन भर छोड़ छोड़ के काम में जा रहते हैं तो किसको बोलेंगे देखने के लिए, इसीलिए बहुत परेशानी भी है। कल नेता मंत्री सब आए थे, विधायक भी आए थे, अधिकारी भी आए थे, क्या बोला उन्होंने? उन लोग वो आश्वासन दिए हैं कि होगा, बोले हैं भाई। क्या है वो ये भी बोले हैं विधायक जी कि क्या है चढ़ना नहीं है छत का ऊपर और रिस्क पालना नहीं है, बाकी जो भी है जैसा भी है यहाँ का जो समस्या है उसको दूर करेंगे बोल के आए हुए थे अधिकारी और विधायक। जनप्रतिनिधियों को समझना होगा, इतने छोटे छोटे घर हैं, जगह नहीं है, पानी की टंकी बार बार खाली हो जाती है, इसे चेक करना आना पड़ता है, कपड़े सुखाने की जगह नहीं है। क्या अच्छा एक बात बताइए, अगर आप लोग यहाँ नहीं आएंगे छत में तो काम चलेगा? काम नहीं चलेगा काम, क्योंकि छत में तो आना बहुत जरूरी है। पानी देखना है, कपड़ा डालना है और अन्य और समस्या, उसके लिए छत में चढ़ना पड़ते रहता ही है। छत में नहीं आएंगे तो काम। देखिए आपको एक बार फिर से हाइट दिखा देते हैं। कल ही आपको बता दें कि युवक की यहाँ से गिरने के कारण मौत हो चुकी है। पिछले हफ्ते 3 साल की बच्ची यहाँ से गिरी थी, उसकी भी मौत हो गई थी और लगभग 6 से 7 लोगों की ऐसा लगातार मौत हुई है पिछले 2 सालों में। लेकिन ना तो जनप्रतिनिधि इसका कोई हल निकाल पा रहे हैं, न ये समझ पा रहे हैं कि आखिर ये दुर्घटनाएं हो रही है तो इसे रोका कैसे जाए। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। लोन वर्राटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। आज 5 इनामी समेत 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया। एसपी और डीआईजी सीआरपीएफ के सामने इन सभी नक्सलियों ने सरेंडर किया है और इन नक्सलियों पर सड़क काटने, ब्लास्ट करने और ग्रामीणों की हत्या के मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कुमारी जोगी कवासी, संतोष पोडियाम, पाइके कवासी, भूमे उइके, लिंगाराम उइके, पांडे कवासी शामिल हैं। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 300 से भी ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये अच्छी बात है कि दंतेवाड़ा पुलिस के प्रति इनका भरोसा बढ़ा है और ये लोग सीधा आके पुलिस लाइन में आके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जिस तेजी से लोन वर्राटू में ग्रामीणों का, नक्सलियों का भरोसा बढ़ा है और जिस तेजी से आत्मसमर्पण हो रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 6 महीने में दंतेवाड़ा को नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त करने में हम सफल रहेंगे। छत्तीसगढ़ के 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को याद दिलाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि सरकार बनने के 2 महीने बाद ही सारे वादे पूरे कर दिए जाएंगे, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी वादे पूरे नहीं किए गए। अगर सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग नहीं मानती है तो रणनीति बनाकर क्रमबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। सरकार चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र में 2 माह बाद हमारी मांग पूरा करने का वादा किया था, तो इस स्थिति रहा तो 5 मार्च को फिर हमारी प्रांत स्तर पर धरना, रैली, प्रदर्शन यहाँ पर विशाल है हमारी, और उसके बाद भी अगर नहीं होती है तो फिर अपना रणनीति तैयार करके हम लोग एक बहुत ही विशाल रूप में अपना हड़ताल तैयार करके यहाँ पर फिर बैठेंगे। धमतरी जिले के करेली बड़ी में रेत खदान बंद करने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। ट्रैक्टर में सवार होकर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने पहले प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रेत खदान बंद करने की मांग की। दरअसल करेली बड़ी के रेत खदान को सरकारी टेंडर प्रक्रिया के तहत रेत निकासी के लिए ठेका दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि नियम विरुद्ध मशीन लगाकर रेत उत्खनन किया जा रहा है, जबकि गांव में निस्तारे के लिए अन्य कोई भी जगह नहीं है। मौत होने पर ग्रामीणों का नदी में ही अंतिम संस्कार किया जाता है। रेत खदान बंद नहीं होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी प्रशासन को दी। छत्तीसगढ़ की खबरों फिलहाल इतना है, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।